नमस्कार। गुरु ज्ञान के डेली न्यूज अपडेट प्रोग्राम में आपका स्वागत है। इस डीएनयू में चर्चा का विषय है विदेशी अंशदान विनियमन अधिनियम यानी फॉरेन कंट्रीब्यूशन रेगुलेशन एक्ट FCRA। गृह मंत्रालय ने विदेशों से चंदा एकत्रित करने वाली गैर लाभकारी संस्थाओं यानी NGOs को विदेशी अंशदान विनियमन अधिनियम पंजीकरण सर्टिफिकेट के लिए आवेदन करने की समय सीमा को बढ़ाकर 31 दिसंबर तक कर दिया है। आपको बता दें कि विदेशी चंदा लेने के लिए NGO के पास एक प्रमाण पत्र का होना आवश्यक होता है। भारत में वर्ष 2010 से 2019 के बीच विदेशी अंशदान का वार्षिक अंतर्प्रवाह दोगुना हो गया है, लेकिन कई अंशदान प्राप्तकर्ताओं द्वारा अंशदान का उपयोग उस उद्देश्य के लिए नहीं किया जाता जिसके लिए उन्हें पंजीकृत किया गया था। कुछ दिनों पहले केंद्र गृह मंत्रालय ने ऐसे 6 गैर सरकारी संगठनों का लाइसेंस निलंबित कर दिया था जिन पर कथित रूप से धार्मिक रूपांतरण के लिए विदेशी योगदान का प्रयोग करने का आरोप था। विदेशी चंदे को भारत की आंतरिक सुरक्षा और अखंडता के समक्ष चुनौती और अस्थिरता उत्पन्न करने से रोकने के लिए विदेशी चंदे के कुशलतापूर्वक विनियमन के लिए FCRA में संशोधन किया गया है, जिससे विदेशी अंशदान को प्राप्त करने वाले NGO द्वारा चंदे के उपयोग में पारदर्शिता एवं जवाबदेही सुनिश्चित की जा सके। FCRA के दिशा निर्देश वैश्विक वित्त निगरानी संस्था FATF के मानकों के अनुरूप है। FATF आतंकवाद के वित्त पोषण को प्रतिबंधित करने के लिए कार्यरत है। देखते हैं विदेशी अंशदान विनियमन संशोधन अधिनियम 2020 को। विदेशी अंशदान प्राप्त करने वाली संस्था के पदाधिकारियों के लिए आधार को अनिवार्य कर दिया गया है। कोई भी NGO विदेशी अंशदान की 20% से अधिक राशि का इस्तेमाल प्रशासनिक खर्च पर नहीं कर सकता है। इस प्रावधान से राशि के खर्च में पारदर्शिता बढ़ेगी, क्योंकि अभी तक अधिकांश NGO अपना प्रशासनिक खर्च बढ़ाकर दिखाते थे। केंद्र सरकार द्वारा अधिसूचित स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की नई दिल्ली शाखा में ही विदेशी अंशदान प्राप्त किया जा सकता है, अन्य किसी भी माध्यम से नहीं। बात करें FCRA से संबंधित आपत्तियों की, तो वैश्विक वित्त पर कठोर विनियमन NGO के सुचारू रूप से कार्य संचालन में बाधा उत्पन्न कर सकता है। अधिनियम में राष्ट्रीय और आर्थिक हित को ध्यान में रखकर विदेशों से योगदान प्राप्ति पर प्रतिबंध लगाया गया है, किंतु राष्ट्रीय और आर्थिक हित को परिभाषित नहीं किया गया है। नए प्रावधान भारतीय संविधान में वर्णित मौलिक अधिकारों को सीमित कर सकते हैं, जैसे अनुच्छेद 19(1) के अंतर्गत अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता और अनुच्छेद 19(3) के अंतर्गत संघ बनाने की शक्ति को।